आज हम बात करेंगे कि जापान का मार्केट पिछले 35 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। जापान का मार्केट 35 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। अगर आपने 35 साल पहले जापान का मार्केट में एसआईपी किए होते तो आज भी आपका एसआईपी जो है या तो जीरो में खड़ा रहता या नेगेटिव हो जाता। तो हम लोग जानेंगे कि 35 साल तक जापान का मार्केट ने क्यों कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। तो इसका एक टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे जिसमें समझेंगे कि चार्ट क्या बोल रहा है, क्यों नहीं दिया, और दूसरा है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या थी वो भी समझेंगे। ये दो फैक्टर मेन काम करता है। पॉलिटिक्स चाहे कुछ भी हो, आपको सारी न्यूज चार्ट पे दिखाई देगी, खाली आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप चार्ट को पढ़ पाएंगे तो वो ऑलरेडी न्यूज वहां पर आपको इंप्लीमेंट होने के पहले ही चार्ट में शो करेगी वो। तो हम लोग चार्ट में भी देखेंगे कि चार्ट पहले क्या शो कर रहा था, क्यों 35 साल तक जापान का मार्केट जो है वो रिटर्न नहीं दिया, और एनालिसिस भी हम लोग करेंगे कि ऐसी क्या पॉलिटिकल व्यवस्था थी जिसके कारण जापान चाह के भी कुछ नहीं कर पाया और स्टॉक मार्केट उसका 35 साल तक जीरो रिटर्न पे खड़ा रहा या फिर निगेटिव रिटर्न पे खड़ा रहा। सबसे पहले चार्ट की बात कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जापान का चार्ट है, जापान 225 इंडेक्स। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक एक कैंडल एक एक साल की है, वन वन ईयर की, एक एक कैंडल एक एक साल की। तो अभी यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, यहाँ से मार्केट चालू हुआ था 1949 से मार्केट चालू हुआ, ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मार्केट कुछ खड़ा रहा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से पे ये मार्केट खड़ा रहा। तो यहाँ पर हम लोग एक अपना वो लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर कुछ देर खड़ा रहा, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पर कुछ खड़ा रहा, फिर ये एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये खड़ा रहा। तो यहाँ से यहाँ तक खड़ा रहा, तो इसके मतलब हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 6 साल तक यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज खड़ा रहा। उसके बाद इस कैंडल से को तोड़ के ये इसका रेजिस्टेंस था, इस पॉइंट पे 5400 के पॉइंट पे इसका रेजिस्टेंस था, और फिर इसको इस कैंडल से तोड़ा। तो इसके पहले ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साल कंटिन्यू खड़ा रहा। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं एक्सेल में। ये आपकी टाइम हो गई 6 साल, इस कैंडल से इसने आगे दिया। तो ये कैंडल जो है, यहाँ पर जो कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस प्राइस यहाँ पे दिखाई देगी ऊपर, ओपन हाई लो क्लोज। ये इस कैंडल के ऊपर रख रहा हूँ तो इसकी क्लोजिंग दिखाई दे रही है 6000। यहाँ पर ये कैंडल 6000 में क्लोज हुई थी। ये यहाँ पर आप सी में क्लोजिंग में देख सकते हैं, 6000 में ये कैंडल क्लोज हुई थी। और ये डेट थी, यहाँ पर डेट आपको नीचे दिखाई देगी, ये नीचे यहाँ पे दिखाई देगी डेट। डेट है ये जनवरी 78, जनवरी 78। इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। जनवरी 78 में जापान का जो स्टॉक मार्केट था वो अप्रोक्स 6000 पॉइंट पे खड़ा था, 6000 पॉइंट पे खड़ा था जनवरी 78 में। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद अब यहाँ से देखिए, इस कैंडल से ये ब्रेकआउट दिया, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साल एक एक कैंडल एक एक साल की है। तो 12 साल कंटिन्यू ये जो है बुल मार्केट रहा, 12 साल। इसको भी लिख लेते हैं। और 12 साल में जब ये कैंडल क्लोज हुई तो इसका प्राइस था 38,900, मैंने 39,000। जनवरी 89 को ये टॉप लगाया, जनवरी 89 को टॉप लगाया, ये जनवरी 89 को ये टॉप लगाया 39,000 पॉइंट का। तो ये टोटल जो टाइम पीरियड लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टाइम पीरियड उसका गया 12 साल। ये टाइम पीरियड था यहाँ पर 12 ईयर्स। 1978 में जापान का इंडेक्स जो है ये 6000 में खड़ा था, और 1989 में ये अपने टॉप वैल्यू पर आया 39,000। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 12 साल लग गया। और यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं, ये एक 12 साल का बहुत बड़ा बुल फेज था, 12 साल का, 12 ईयर्स का। 12 ईयर्स में इंडेक्स जो है 6000 से 39,000 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडेक्स तकरीबन तकरीबन 7 गुना, 7 टाइम्स आगे बढ़ गया, 6.5 टाइम्स इंडेक्स इन 12। तो आप समझ सकते हैं कि 12 साल में अगर इंडेक्स ही 6.5 गुना हो गया है, तो स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स कम से कम 20-20 गुना, 30-30 गुना हो गए होंगे। अभी हम लोग ने निफ्टी में ही देखा, निफ्टी में ही पिछले साल देखा हमने। निफ्टी में 12 मंथ का चार्ट लेते हैं हम लोग। निफ्टी में ये कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ तक मार्केट गिरा था 7,500, 7,500 तक निफ्टी का जो हम लोग इंडियन मार्केट है हम लोग देखे थे, 7,500 तक मार्केट गिरा था। और उसके बाद कंटिन्यू बुल रन चल रहा है, 7,500 से ये सीधे 26,000 तक आ गया 4 साल में, और उसके बाद फिर भी करेक्शन में गया है ना। तो इतना बड़ा बुल मार्केट चलने के बाद, ये 12 साल का बुल मार्केट चलने के बाद करेक्शन तो आना ही था, क्योंकि इंडेक्स ही आपका जो है, इंडेक्स ही 6.5 गुना हो गया है। तो स्टॉक्स तो 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो गए होंगे। तो एक करेक्शन का तो मेजर कारण ये है। लेकिन अब इसमें प्रश्न आता है कि इतना बड़ा करेक्शन, इतना बड़ा करेक्शन तो होना नहीं चाहिए। इतना बड़ा करेक्शन क्यों होगा? ये करेक्शन का पीरियड इसका हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, तो ये 89 90 से लेके 2024-25, तो करेक्शन पीरियड हम लोग देखेंगे।
तो इलेक्शन पीरियड हम लोग का 1990 से ये 2025 में वापस उसी टॉप वैल्यू में आया है। 1990 से 2025 तो अप्रॉक्स ये 35 साल 35 ईयर्स का ये इलेक्शन था। 35 ईयर्स में जापान के ये इंडेक्स ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। 35 यहाँ से यहाँ तक ये कोई भी रिटर्न नहीं दिया। जिसने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पर भी उसका सेम रिटर्न ही होगा, इससे कम ही होगा, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपका उसको खाते रहता है, एक्सपेंस रेशियो आपकी वैल्यूएशन को कम करते रहता है। तो रिटर्न ग्रोथ तो आई नहीं, तो एक्सपेंस रेशियो आपका वो ग्रोथ को कम कर देगा। तो ये तो हो गया एक टेक्निकल कारण कि इतना बड़ा बुल रन था, तो एक इतना बड़ा मार्केट करेक्शन तो आना था, वो आया। तो इतना बड़ा बुल रन क्यों हुआ और इतना बड़ा करेक्शन क्यों हुआ? इसका पॉलिटिकल कारण ये है कि इसका पॉलिटिकल कारण ये है, तो इसमें दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई बड़ा करेक्शन आएगा ना, तो वो इसी तरह आएगा करेक्शन। अभी आप देखिए, जब अभी इंडिया इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मैं बताता हूँ आपको, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इंडिया की अभी जीडीपी 4 ट्रिलियन चल रही है। तो स्टॉक मार्केट की स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो भी 4 ट्रिलियन के आसपास चलनी चाहिए, तब ये मार्केट कैप, इसको बोलते हैं मार्केट कैप। तो लंबे समय में मार्केट कैप में स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन और बाय जीडीपी ये वन होनी चाहिए, वन। मार्केट कैप बाय जीडीपी वन होनी चाहिए लंबे समय में। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग की जीडीपी तो 4 ट्रिलियन ही है अभी फिलहाल, ये तो अपने जैसे जैसे जाएगी जाएगी। स्टॉक मार्केट कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट मान लीजिए 4 ट्रिलियन के करीब करीब चल रहा था, लेकिन ये अचानक बढ़ते गया, बबल बनते चला गया, और मान लीजिए 12 ट्रिलियन चला गया, 3 गुना हो गया। तो जीडीपी तो पीछे छूट गई, 4 ट्रिलियन में रहेगी जीडीपी, लेकिन स्टॉक मार्केट 12 ट्रिलियन चला गया, मतलब 3 गुना हो गया। तो अभी इसको लेकिन लंबे समय में तो दोनों को एक ही होना है। तो ये कैसे होगा? ये जैसे मान लीजिए ये चार्ट है। अभी ये मान लीजिए स्टॉक मार्केट है, ये 12 ट्रिलियन में खड़ा है, 12 ट्रिलियन। और ये मान लीजिए हम लोग का निफ्टी है। ये इसकी इसकी वैल्यूएशन अभी 4 ट्रिलियन है। तो अब ये तो जस्टिफाइड नहीं हो रहा ना, ये दोनों को वन होना है तो दोनों को सेम में आना है। तो अब इसका दो ही तरह से ये सेम हो सकता है कि यहाँ पे है तब ये, और ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा और ये दोनों मैच करके एक हो जाएंगे। और या फिर दूसरा एक रीजन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खड़ा रह जाए, लंबे समय तक खड़ा जाए, 10 साल 15 साल 20 साल तक खड़ा जाए। इसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। ये साइडवेज चलते रहेगा मार्केट, कोई इसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर ये 10 साल भी खड़ा रह गया तब तक जीडीपी आस्ते 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 पीछे आते रहेगी, ऊपर आते रहेगी, क्योंकि जीडीपी हमेशा ऊपर जाती है। तो एक समय आएगा कि जीडीपी और मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों मैच कर जाएंगे, और मैच कर जाएंगे तो वहां पर इन दोनों का वैल्यूएशन लगभग वन के बराबर आ जाएगा। तो इसी साइडवेज के कारण, ये साइडवेज जो आता है इसी कारण आता है कि मार्केट में गिर पाता है ना ऊपर जा पाता है, तो वो एक जगह खड़ा हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। और तब तक पीछे से जीडीपी आती है, दोनों फिर मैच कर जाती है। लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है, 10 ईयर भी हो सकता है, 10 ईयर भी हो सकता है, 20 ईयर भी हो सकता है। और या फिर आपने सबसे बड़ा करेक्शन तो देखा होगा 35 ईयर जापान मार्केट 35 ईयर्स। तो जापान मार्केट 35 साल तक साइडवेज खड़ा रहा, ज्यादा गिरा भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं गया। और तब तक उसकी जो इकोनॉमी है वो आस्ते आस्ते पीछे से आती गई, बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते उसको वो मैच कर गई, तो वो ऊपर गया। तो इतना बड़ा बुल मार्केट देने के बाद स्टॉक मार्केट तो 6,000 से 38,000 चला गया, 39,000 चला गया, लेकिन इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी को साथ लेने के लिए मार्केट को यहाँ पर रुकना पड़ा इतना देर, 35 साल तक रुकना पड़ा। अब जापान की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों बराबर में आ गए, तब ये अब स्टॉक को तोड़ के ऊपर जा रहा है। ठीक है ना? तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। और इसके पीछे पॉलिटिकल कारण जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल कारण जो है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए किया जाता है, और इससे किसको लाभ होता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। इसके पीछे पॉलिटिकल कारण है। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल में बताता हूँ। 1985 के करीब में यूएस जापान को यूएस जापान को एक्सपोर्ट करता था 26 बिलियंस का। और उसी 85 में जापान यूएस को एक्सपोर्ट करता था 79 बिलियंस का। इसका मतलब हुआ कि जापान जो है वो यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। तो इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ने देखा कि इसमें उनका ट्रेड डिफिसिट जो है, ट्रेड डिफिसिट उनका 53 बिलियन का पर ईयर ट्रेड डिफिसिट हो जा रहा है। ट्रेड डिफिसिट का मतलब हुआ कि जब हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हम लोग का फॉरेन करेंसी डॉलर जो है निकल जाता है, हम लोग इंपोर्ट भी सीखा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व जो है दिया है ना। तो अमेरिका का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 53 बिलियन पर ईयर के हिसाब से कम हो रहा था। तो उस समय फिर जी फाइव में 5 कंट्री आती है। इसमें 5 कंट्री आती है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस।
ये 5 कंट्री का एक समूह है जिसको हम लोग G5 बोलते हैं। ये G5 की एक मीटिंग होती है, अमेरिका मीटिंग करवाता है। ये मीटिंग होती है 1985 में। 1985 में ये मीटिंग होती है अमेरिका के प्लाजा प्लाजा मीटिंग होती है। तो जापान की करेंसी है, जापान की करेंसी है येन। तो वहां पर क्या तुलना में येन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, येन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और डॉलर की रेट को गिरा दिया जाएगा, डॉलर टू येन। तो डॉलर को डेप्रिशिएट किया जाएगा, डॉलर को डेप्रिशिएट करेंगे और येन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इससे क्या होगा कि येन की जब रेट बढ़ेगी, येन की जब जैसे जैसे रेट बढ़ेगी तो उसका एक्सपोर्ट जो है महंगा हो जाएगा और डॉलर की रेट कम होगी तो इसका इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक लोग निकाला था जिससे जो है जापान का एक्सपोर्ट को महंगा किया जा सकता था, इंपोर्ट को महंगा किया जा सकता था और जापान से इस ट्रेड डिफिसिट को आस्ते आस्ते कम किया जाए। तो अभी तक तो आपने सुना होगा कि करेंसी जितनी स्ट्रांग होती है उतना ही देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि खुद अपनी करेंसी को गिरा के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है या फिर इंपोर्ट को रोका जाता है, इस तरह करके। ये एक ट्रेड पॉलिसी होती है। तो इसका तो ये पॉलिसी जब वो लोग लेके आए तो उसके कारण क्या हो गया कि येन का रेट बहुत बढ़ गया और डॉलर जो है वो बहुत पीछे चला गया, डॉलर डिप्रिशिएट हो गया। और डॉलर डिप्रिशिएट होने से और येन स्ट्रांग होने से जापान का माल अमेरिका में महंगा हो गया, जापान का माल महंगा हो गया और महंगा होने से उसको लोग की आस्ते आस्ते ट्रेड डिफिसिट कम होने लगी और इस तरह करके वो लोग अपनी डॉलर को बचाया। तो इसके बाद जब जापान वालों ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो उन लोग ने रिसेशन से जापान में क्या होने लगे कि इंडस्ट्री फेल होने लग गई। और तो इंडस्ट्री फेल होने से क्या हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट अब कम हो गया तो इंडस्ट्री फेल होने लगी। तो इंडस्ट्री को फेल होने बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, लोन को सस्ता कर दिया, लोन को सस्ता कर दिया। जब लोन को लोग डेप्रिशिएट किया, लोन सस्ता हो गया, तो जब भी लोन सस्ता होता है तो लोग क्या करते हैं कि अपने डेट फंड अपने डेट फंड से पैसा निकाल के लोग इक्विटी में लगाना चालू कर देते हैं। क्योंकि लोन सस्ता हो गया तो फिक्स्ड डिपॉजिट भी सस्ता हो जाता है उससे, क्योंकि लोन ही सस्ता हो गया तो फिक्स्ड डिपॉजिट सस्ता हो गया। तो उस समय 1% के करीब करीब फिक्स्ड डिपॉजिट देने लगे, तो 1% से 1.5%। तो इतने कम इंटरेस्ट रेट मिलने से लोग क्या कि अपना पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगाना चालू किए। तो और दूसरा है कि लोग बैंक से भी जो है, बैंक से भी लोन लेना चालू करके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चालू किया, क्योंकि बैंक लोन बहुत सस्ता कर चुकी थी, जिसके कारण लोग भी क्या किया कि लोन से बैंक से लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चालू किए, स्टॉक मार्केट, जिससे मार्केट में एक बबल बनते चला गया। लोग अपने एफडी तोड़ के, डेट फंड से पैसा तोड़ के मार्केट में लगाने लगे। बबल सिर्फ स्टॉक मार्केट, ये वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत जोर से बबल आया और ये बबल बनते चला गया और जापान इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये जो आप चार्ट में देख रहे हैं, ये जो आप चार्ट में देख रहे हैं, ये बबल यहीं से बने हुआ। ये मीटिंग हुई थी उन लोग की 1985 में, 1985 में मीटिंग हुई थी। ये देखिए चार्ट में आपको सब दिखाई देगा, ये 77, 78, 85, 85 में उन लोग की मीटिंग हुई थी। तब तक मार्केट यहाँ से यहाँ आया था और उस मीटिंग के बाद मार्केट एक टॉप लगाया 90 में। और 90 में ये ऑलरेडी इतना बबल बन चुका था कि बबल बनने के बाद ये करेक्शन में चला गया। ऑलरेडी 7 गुना 8 गुना इंडेक्स हो चुका था बोल के ये करेक्शन में चला गया। और ये इसके पीछे सबसे बड़ी कारस्तानी अमेरिका की ही थी, अमेरिका ने ये किया। ये आप अभी भी देख सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 7.21 चाइनीज युआन है। तो जो काम अमेरिका ने जापान से किया था वही काम अभी भी चाइना जो है वो अमेरिका के साथ कर रहा है। चाइना खुद अपनी जो है युआन की रेट डॉलर की तुलना में मिनिमम करके रखा है, जिससे वो लोग का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। दुनिया का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो चाइना ही है और उसका एक्सपोर्ट का मेन कारण ये है कि उसकी करेंसी रेट में बहुत तोड़ के रखी है। $1 इज इक्वल टू 7.21 युआन। इसके कारण लोग एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त होता है और लोग का माल सस्ता रहता है, इसीलिए दूसरी कंट्री में वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो टोटल यही कारण है जिसके कारण जापान का स्टॉक मार्केट अभी तक 35 साल तक रुका रहा, लेकिन अब अपने टॉप पे पहुंच गया है। अब उम्मीद करते हैं आगे अच्छा चलेगा। तो अमेरिका तो जापान का पीछे नहीं रहता है, इसके पहले 2 न्यूक्लियर बम फेंका और अभी स्टॉक मार्केट में भी ऐसा किया है।